नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और क्लास वीडियो हम लेकर आ गए हैं। सीटेट की आगामी परीक्षा के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस क्लास को, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी शिक्षा शास्त्र से। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी से प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक कितने वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं? ये दोस्तों हमें बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे 5 वर्ष की आयु में, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे हिंदी अक्षरों को बालक जो है कितने वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे 5 वर्ष के आयु में दोस्तों हिंदी अक्षरों को जो बालक हैं वो पहचानने लग जाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदिक क्रियात्मक अवस्था होती है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार, देखिए आप सभी को दोस्तों पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे जीन पियाजे ने। तो बतानी है कि इस विकास के अनुसार संवेदिक क्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच होती है? तो आप लोग याद रखेंगे जन्म से 2 वर्ष तक, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदिक क्रियात्मक अवस्था जन्म से लेकर के दोस्तों 2 वर्ष तक होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये दोस्तों हमें बतानी है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, राइट है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला कथन है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये दोस्तों स्टेटमेंट क्या लग रहा है आप लोगों को, सही कि गलत? ये दोस्तों बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। चलिए अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगला है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। दोस्तों ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। चलिए अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगला है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। अब दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये क्या लग रहा है? बिल्कुल करेक्ट लग रहा है दोस्तों, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम लोग अगला स्टेटमेंट भी पढ़कर देख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है? देखिए सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या तुलना हो रही है? तो तुलना वाली बात तो होगी नहीं सच, क्योंकि यहाँ पर लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं न लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है दोस्तों, हम लोग ये कह सकते हैं बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन सी, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यह कथन बिल्कुल सत्य है, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है परामर्श का क्या उद्देश्य है? दोस्तों ये हमें बतानी है कि परामर्श का क्या उद्देश्य है। तो आप लोग याद रखेंगे उपर्युक्त में सभी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी, परामर्श का क्या उद्देश्य है? तो बच्चों को समझना, ये भी दोस्तों क्या है? परामर्श का उद्देश्य है। बच्चों के कमियों का कारण पता करना, ये भी क्या है? परामर्श का उद्देश्य होना चाहिए। अगला है बच्चों को समायोजन में सहायता करना। अतः हम लोग कह सकते हैं कि परामर्श का ये तीनों उद्देश्य होता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त में सभी। आप सभी याद रखेंगे परामर्श का ये दोस्तों उद्देश्य होना चाहिए, उपर्युक्त में सभी, यानी कि तीनों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है? ये दोस्तों हमें बतानी है कि मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक स्किल में क्या शामिल होना चाहिए, कौन सा स्किल होना चाहिए? तो देखिए मानचित्र को पढ़ने के लिए स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मानचित्र को पढ़ने के लिए स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए, और यह स्किल दोस्तों होनी चाहिए। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक स्किल में ये शामिल होना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कक्षा में अध्यापक द्वारा
विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य है। दोस्तों ये बतानी है कि कक्षा में अध्यापक जो हैं वो विद्यार्थियों को क्या कहते हैं, लोकगीत सुनाने के लिए कहते हैं। तो बतानी है कि उनका क्या उद्देश्य है, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है। तो आप लोग याद रखेंगे, एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, पहला उद्देश्य ये है। और भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना, दूसरा उद्देश्य ये है। यानी कि दोस्तों मनोरंजन करवाना ही सिर्फ एक उद्देश्य नहीं होता है, ए और सी दोनों उद्देश्य है उस अध्यापक का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे, कक्षा में अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य यही होता है दोस्तों कि एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना और भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए और सी दोनों। आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। देखिए दोस्तों, परिचायक का मतलब होता है परिचय कराने वाला। आप लोग इस शब्द को अच्छे से समझ जाएंगे, इसका अर्थ होता है परिचय कराने वाला, परिचायक का मतलब। तो बतानी है कि बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक इनमें से कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे मौलिक विचार, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक जो है वो क्या है, मौलिक विचार, ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे। ये दोस्तों हमें बतानी है कि नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध यानी कि दोस्तों वृद्ध राष्ट्रवादी नेता दक्षिण भारत में कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी से दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, सी से चक्रवर्ती, इनका पूरा नाम होता है राजगोपालाचारी। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। ये दोस्तों बतानी है कि ये किसका कथन है, किसने लिखा है कि रजिया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को रजिया के बारे में बता दें। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे कि रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका थी। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, रजिया सुल्तान कौन थी, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका। अब देखिए, अब बतानी है कि यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य तथा सक्षम थी। तो देखिए, उस दौरान मिनहाज ए सिराज नामक एक इतिहासकार ने यह बात लिखा था कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। आप लोग याद रखेंगे, मिनहाज ए सिराज नाम था दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक इतिहासकार था जिसका नाम था मिनहाज ए सिराज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, गजनी में सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था। ये दोस्तों हमें बतानी है, गजनी में सुल्तान महमूद के द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया गया था। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो बतानी है कि सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे क्या कारण था। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। सुल्तान महमूद ने इस्लाम के महान नायक के रूप में क्या लेने की कोशिश की, श्रेय लेने की कोशिश की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। आप लोग हमें इसका जवाब कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किन तरीकों को अपनाना चाहिए। ये दोस्तों हमें बतानी है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए इनमें से किन तरीकों को अपनाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें रचनात्मक तरीकों को भी अपनाना चाहिए, रचनात्मक तरीके को अपनाना चाहिए। सौंदर्य शास्त्र इस तरीके को भी अपनाना चाहिए और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य इसे भी दोस्तों अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त में सभी तरीकों को अपनाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किन तरीकों को अपनाना चाहिए। तो ये तीनों तरीकों को अपनाना चाहिए दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी गतिविधियां कक्षा के बाहर आयोजित की जाती है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि इनमें से अधिगम की कौन सी गतिविधियां
कक्षा के बाहर आयोजित की जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे स्थानीय दौरा, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल स्थानीय दौरा ही कक्षा के बाहर आयोजित की जाएगी। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ये गतिविधि करने के लिए दोस्तों बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाना ही पड़ेगा स्थानीय दौरा कराने के लिए। अधिगम के दोस्तों गतिविधि है, आप सभी से अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है लिंग समाजीकरण का क्या अर्थ होता है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि लिंग समाजीकरण का क्या अर्थ होता है। तो आप लोग याद रखेंगे परिवार जो है वो लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही दोस्तों लिंग समाजीकरण का अर्थ होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आप लोगों भी दोस्तों देखे होंगे, आप लोग भी देखे होंगे, गौर किए होंगे कि आप लोगों के घर में परिवार में लड़कों की तुलना में जो लड़कियां होती हैं उनके संदर्भ में अधिक परिवार जो होते हैं क्या होते हैं, वो अपना भूमिका ज़्यादा निभाते हैं। लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया जाता है लड़कों की तुलना में, या उनकी बातों को थोड़ा ज़्यादा ये किया जाता है, महत्व दिया जाता है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है लड़कियों के संदर्भ में, लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में। आप लोग भी इस बात पे गौर किए होंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। परिवार जो है लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही लिंग समाजीकरण का सही अर्थ है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का क्या उद्देश्य होना चाहिए। ये दोस्तों हमें बताने हैं कि जनरल स्टडीज पढ़ाने वाले टीचर का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ऐसे प्रश्न में आप लोगों को उपयुक्त सभी विकल्प ही क्या करना चाहिए, टिक आउट करना चाहिए। उपयुक्त में सभी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होता है। आप लोग याद रखेंगे सामाजिक समरसता का विकास करना, यह भी दोस्तों सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान का नव निर्माण करना और सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, ये तीनों उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में सभी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे। ये दोस्तों हमें बतानी है कि कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए एज अ टीचर, शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो आप लोग याद रखेंगे समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे। दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। बच्चों को प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे, समाज की बुराइयों को कम करने के लिए और अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सामाजिक अध्ययन का अर्थ है। दोस्तों बताने है कि सामाजिक अध्ययन का क्या अर्थ होता है। तो आप लोग याद रखेंगे समाज का अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक अध्ययन का क्या अर्थ होता है, तो जिसमें दोस्तों समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे सामाजिक अध्ययन कहा जाता है, सोशल स्टडीज कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि बालकों की मौखिक भाषा के सतत यानी कि लगातार आकलन करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे विभिन्न संदर्भों में बातचीत, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, विभिन्न संदर्भों में बालकों से बातचीत करना, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है गद्य शिक्षण का मूल्य उद्देश्य क्या है। ये दोस्तों हमें बताने की गद्य शिक्षण का मूल्य उद्देश्य क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे भाषा ज्ञान, यानी कि ऑप्शन ए लैंग्वेज नॉलेज। दोस्तों ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। गद्य शिक्षण का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है भाषा ज्ञान। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक क्या है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि बच्चों के ज्ञान का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक सहायक क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये दोस्तों क्या है, बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सबसे अधिक सहायक होता है। क्यों सहायक होता है, क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्नों में जैसे कि अब हम इसी प्रश्न को देखा, इसमें क्या है, चार विकल्प है। क्या है, चार विकल्प है।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या होता है, 4 विकल्प होता है और एक सही विकल्प होता है। 3 ऑप्शन को छोड़ दिया जाए तो एक विकल्प क्या होता है, उसमें राइट होता है। तो ये बच्चों के ज्ञान का आकलन करने के लिए सबसे अधिक होता है, सहायक होता है, क्योंकि बच्चा उसमें ये देखेगा कि इस क्वेश्चन के अनुसार, इस प्रश्न के अनुसार कौन सा आंसर होगा, कौन सा उत्तर हमें देना है। तो बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सबसे अधिक सहायक होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। क्या पढ़ा, जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि, ये दोस्तों हमें बतानी है कि सुलेखा ने एक पाठ को पढ़ते हुए, लेसन को पढ़ते हुए जीवन को क्या पढ़ा, जिंदगी पढ़ा। तो बतानी है कि ये किसकी ओर संकेत करता है, ये बात जो है किसकी ओर संकेत करता है। तो देखिए, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, तो ये दोस्तों अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझते हुए सुलेखा क्या कर रही है, उस पाठ को पढ़ रही है। यही ये संकेत करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो सुलेखा है वो अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझ रही है। क्या, वो दोस्तों अर्थ को समझ रही है कि जीवन कहें या जिंदगी कहें, दोनों का अर्थ एक ही है। तो सुलेखा क्या कर रही है, वो अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। इसी बात का ये संकेत करता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे और आप लोग समझ भी गए होंगे कि जीवन और जिंदगी ये दोनों क्या है, समान अर्थ के शब्द हैं। तो जो सुलेखा है वो अक्षर नहीं पहचान रही है, इसके बजाय वो अर्थ को समझ रही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, मूल्यांकन की विशेषता क्या होनी चाहिए। दोस्तों एज अ टीचर, शिक्षक के रूप में आप लोग अपने से बताइए कि मूल्यांकन की विशेषता क्या होनी चाहिए, आप लोगों के नज़र में, शिक्षक के नज़र में क्या होनी चाहिए। तो देखिए, बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना, यानी कि ऑप्शन बी, मूल्यांकन की यही विशेषता होनी चाहिए किसी भी शिक्षक के लिए, बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना, छात्रों की कॉपी को जांचना। यही दोस्तों क्या है, एक शिक्षक के लिए विशेषता होनी चाहिए मूल्यांकन के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि गणित की परियोजनाओं के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है, राइट नहीं है, यानी कि रॉन्ग है। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बढ़ाते हैं। ये क्या है, राइट स्टेटमेंट है, सही है। अगला है, वे अंतर विषय अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये भी क्या है, राइट स्टेटमेंट है दोस्तों, बिल्कुल सही कथन है। अगला है, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। ये दोस्तों क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट नहीं है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों कथन क्या है, बिल्कुल सही नहीं है, बाकी तीनों कथन एकदम राइट है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था। क्या होता था, हॉल होता था, जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को क्या कहा जाता था, ये हमें बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसे मंडप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मंडप। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में दोस्तों आज भी देखने को हमें मिलते हैं वैसा स्थान जहां पर एक हॉल होता था, जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। क्या कहा जाता था, तो आप लोग याद रखेंगे, मंडप। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ये दोस्तों हमें बतानी है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो आप लोग याद रखेंगे, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गंगा का दक्षिणी क्षेत्र दोस्तों प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की
आगामी सीटेट परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो क्लास। आशा करते हैं इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था। हालांकि दोस्तों एक एक प्रश्न आगामी सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से हमें जरूर देंगे। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।